Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Pillai here. Today we are going to start with our chapter called as a biomolecules. ये चैप्टर का ऑलरेडी हम लोगों ने टोटल 5 वीडियोस लेक्चर रेडी कर चुके हैं. ओके अगर आप लोगों ने सुने नहीं हैं, देखे नहीं हैं, तो सबसे पहले यही बताऊंगा कि जस्ट गो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर लेक्चर वीडियोस फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ. तभी जाके आप लोग ये जो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है इसके साथ कनेक्ट कर पाओगे. ठीक है. अभी ये जो लेक्चर है ये हमारा टॉपिक चलेगा इसमें एंजाइम्स. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एटीपी तक डिस्क्राइब कर लिया था. ओके वी हैड कंप्लीटेड द प्रोटीन्स, टाइप्स ऑफ आरएनए, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारी बातें कर ली थी. एटीपी के बारे में भी जान लिया था. ठीक है. अभी एंजाइम्स बाकी है, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बाकी है. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट द मेन टॉपिक इज ऑल्सो लेफ्ट ओवर हियर. ठीक है. तो आज का जो लेक्चर वीडियो रहेगा वो विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम्स रहेगा. तो एंजाइम्स की बात चल रही है, नॉर्मली आप लोगों को एक दिमाग में वर्ड आता रहेगा कैटालिस्ट, है ना. तो दिमाग में क्या वर्ड आता रहेगा? कैटालिस्ट. सो व्हाट इज दिस कैटालिस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स आप लोगों को पता है. व्हाट डू यू मीन बाय द कैटालिस्ट? कैटालिस्ट ये होता है कि जो रिएक्शन को स्पीड अप करे विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज, है ना. तो एंजाइम जो है एक रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है लेकिन खुद को बिना चेंज किए. ओके या फिर ऐसे कह सकते हैं उसके प्रेजेंस में काम हो रहा है. ठीक है. दैट इज ओनली कॉल्ड एज अ कैटालिस्ट. आप लोग बायो कैटालिस्ट वगैरह टर्म भी यूज करते हो. ठीक है. अभी इसके डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं. So discovery done by the Louis Pasteur. Okay, discovery done by the Louis Pasteur. इसने इसको कैटालिस्ट को टर्म यूज किया था. टर्म यूज्ड बाय हिम इज यू कैन से फर्मेंट्स. ओके. तो इसने एंजाइम को इनिशियली क्या बोला था? फर्मेंट्स बोला था. इनके बाद एक और साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था एडवर्ड बुचनर. ओके. ही वॉज द नेक्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया. ओके. आइसोलेटेड फ्रॉम द ईस्ट. तो इन्होंने किस में से निकाला इसको? ईस्ट में से निकाला. इसको इनिशियली बोला जाता था तभी जाइमेस कॉम्प्लेक्स. ओके. इसके बाद जो नेक्स्ट यू कैन से एक और टर्म एंजाइम was given by कोहने. ओके. सो ये बंदे थे जिन्होंने एंजाइम टर्म दिया. ओके. तो ये रहा इसका हिस्ट्री एंजाइम्स के बारे में. अभी इसको समझने के लिए वी हैव वन रिएक्शन इन आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कि एंजाइम्स का इम्पोर्टेंस क्या है वो समझने के लिए आपके एनसीईआरटी के बुक ने एक रिएक्शन दिया है जहाँ पे वो CO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं और वो मुझे प्रोडक्ट देता है H2CO3. ओके. जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड. क्या कहते हैं इसको हम लोग? कार्बोनिक एसिड कहते हैं. ओके. दिस इज you can say in absence of an enzyme this reaction is performed done in absence of enzyme. ओके. तभी मुझे जो ये मिल रहा था कार्बोनिक एसिड, ये मुझे कितना मिल रहा था? कम से कम 200 मॉलिक्यूल. कितना मिल रहा था? 200 मॉलिक्यूल पर घंटे में मिल रहा था, पर आवर्स. ओके. ये आपको ध्यान में रखना है, पर आवर. ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. आपके एनसीईआरटी के बुक में एंजाइम की इंपॉर्टेंस क्या है वो समझने के लिए एक रिएक्शन दिया है. कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड. ये बिना एंजाइम के अगर मैं रिएक्शन करूँगा तो मुझे 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल ही मिल रहे थे. ओके. लेकिन सेम रिएक्शन वॉज परफॉर्म्ड एंड अगेन. ओके. मतलब CO2 प्लस वाटर को जब एक साथ रिएक्ट करवाया गया तो अगेन मुझे मिला H2CO3. लेकिन दिस टाइम व्हाट इज द डिफरेंस? देयर वाज एन एंजाइम कॉल्ड एज अ कार्बोनिक एनाइड्रेस. ओके. देयर वाज एन एंजाइम व्हिच वाज वर्क ओवर हियर. ये फास्टेस्ट एंजाइम है. ये क्या है? दुनिया का फास्टेस्ट एंजाइम है. ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि अभी ये जो मुझे 200 मॉलिक्यूल जो मिल रहे थे, दिस टाइम आई एम गेटिंग टोटल प्रोडक्ट एज अ
6 लाख मॉलिक्यूल। ओके, कितना मिल रहा है? 6 लाख मॉलिक्यूल पर, यू कैन से सेकेंड, पर सेकेंड में मुझे इतना प्रोडक्ट मिल रहा था। बात समझ में आ रही है? सो दैट इज व्हाट द एक्टिविटी परफॉर्म बाय द एंजाइम। ओके, तो फंक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? फंक्शन में हम लोग लिख सकते हैं एंजाइम परफॉर्म रोल इन एनहांसमेंट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज ट्रू? इट enhance the rate of reaction। ओके, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको ये ध्यान में रखना ही रखना है। दूसरी बात, ये क्या करता है? इट लोअर्स द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। क्या करता है? एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को कम कर देता है। ओके, ना इसको समझने के लिए मान लो देर आर सम मॉलिक्यूल्स, जिन 1 2 3 4 मॉलिक्यूल मैंने बनाया। इसका 5 है, इसका 10 है, इसका 15 है, इसका 20 है। ओके, और ये लाइक अभी मान लो ऐसे बोलते हैं, एक रिएक्शन परफॉर्म करना है जहाँ पे वही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है जिसकी एनर्जी लाइक 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, कितनी होनी चाहिए? 10 से ज़्यादा। मतलब मान लो 10 तो पार्टिसिपेट करेगा ही, उसके अलावा ये तीनों भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। क्या फॉर्मेशन के लिए? प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, 10 या फिर 10 से ज़्यादा है। मान लो 10 15 20 तीनों ने पार्टिसिपेट किया प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन बेचारा 5 क्या है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो अगर एंजाइम में डालूंगा, इफ सपोज दैट इज एन एंजाइम, ओके, एंजाइम की वजह से क्या हो जाता है? इट विल लोअर्स द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। अब ये इतना गिरा देगा कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी मान लो 5 भी है या फिर 5 से भी कम है, लाइक मान लो 2 है, 1 है, तो वो वाले बंदे भी मुझे प्रोडक्ट बनाने में अब मदद करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द एंजाइम। क्योंकि इसने क्या फंक्शन किया? इट लोअर्स द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। मतलब अभी सारे मॉलिक्यूल्स मिलके मुझे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में मदद कर रहे हैं। तो मेरा क्या हो रहा है? यील्ड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का एक ग्राफ है जो कि आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो ये रही एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। ठीक है, अभी इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। सो ये जो एनसीईआरटी का ग्राफ है 9.6 कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, अभी इसको समझते हैं। ओके, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे है पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने सबस्ट्रेट लेना है। आपको पता है सबस्ट्रेट जो है आपस में रिएक्ट करके आप लोगों को प्रोडक्ट बना के देते हैं। तो दिस एवरीवन नोस, है ना, इसी को रिएक्शन कहते हैं। तो मान लेते हैं जब मैं सबस्ट्रेट को बिना एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, तो ये जो लेवल है मेरा ग्राफ का ये इतना है। ठीक है, तब जाके मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। एंड नाउ व्हेन आई सी, when I perform the same reaction in presence of an enzyme, so this is the graph I am getting over here. Okay, that means जब मैं सबस्ट्रेट को बिना एंजाइम के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, तो ये जो मेरा यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट दिख रहा है सबस्ट्रेट का, वो मैक्सिमम यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद वो मुझे प्रोडक्ट बना के दे रहा है। सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? तो ये जो पीक लेवल है यहाँ से लेके इतना जो मेरा नीचे आया है लाइन, सो दिस इज नथिंग बट एन एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज विदाउट एंजाइम। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है? विथ एंजाइम का क्या हो रहा है? तो मैं एनर्जी जो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, जो ग्राफ मिला है ये लेस है, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, तो ये कम है। यहाँ पे समझ में आ रही है बातें यहाँ पे? ओके, अभी इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत इनिशियली getting converted into, you can say, kinetic energy, and kinetic energy is getting converted into the products and all those things. तो ये दोनों जो ग्राफ मिले हैं इससे आप लोगों को क्या समझ में आ जाता है कि एंजाइम जो है वो हमको एक्टिवेशन जो एनर्जी है वो कम करवा देता है। ठीक है, इट विल रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट इज हेल्पिंग अस टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी बात एक और है कि सबस्ट्रेट जो है
वो एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं। तो हमको क्या मिलता है, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलता है। क्या मिलता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलता है, और उसके बाद ही मुझे जाके प्रोडक्ट मिलता है। जब प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है तब सबस्ट्रेट जो कि है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन एंजाइम जो है वो फ्री हो जाते हैं। सो एंजाइम विल बी सेट फ्री। ओके, तो अभी यही कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है इन द टॉपिक कॉल्ड एज अ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ओके, ये मैकेनिज्म समझने के लिए बहुत सारे टाइप्स आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लॉक एंड की मैकेनिज्म से। ठीक है, जो कि गिवन बाय फिशर, ये नाम का बंदा था जिन्होंने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, लॉक एंड की मैकेनिज्म के बारे में। तो जैसे कि ये मैं यहाँ पे एंजाइम बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबस्ट्रेट। ये मेरा क्या है? सबस्ट्रेट है। दिस इज सबस्ट्रेट 1। ओके, एक और सबस्ट्रेट बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको मैं बोल देता हूँ सबस्ट्रेट 2। ये दोनों रिएक्टेंट हैं जो कि आपस में रिएक्ट होंगे। ठीक है, और ये एंजाइम है जो कि स्पीड अप करेगा केमिकल रिएक्शन को। तो बिफोर एंटरिंग इनटू द डिटेल, ये जो दो एरिया दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको कहते हैं एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम। क्या कहते हैं? एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो ये क्यों होते हैं? ताकि ये जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पे बाइंड हो सके। तो रिएक्शन में अगर बनाऊँ आगे की डायरेक्शन में, कैसे हो जाएगा? ये कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब ये दोनों सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे घुसा देते हैं ऐसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पैटर्न भी बना देता हूँ सो डैट समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। तो ये क्या मुझे हेल्प कर रहा है पता है? जब ये S1 एंड S2 सबस्ट्रेट जब आपस में एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम के साथ फिक्स हो जाते हैं, तो ये लोग बॉन्ड बना लेते हैं। ये लोग क्या बना लेते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और इस ये दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं हम लोग इसको? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये थोड़ी देर के लिए होता है। ठीक इसी के बाद हमको क्या मिलेगा? ये दोनों सबस्ट्रेट जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करके रेडी हो चुके हैं। ओके, ये जो सब्सटेंस है ये क्या हो चुके हैं? आपस में जुड़ चुके हैं ना। तो ये मेरे लिए प्रोडक्ट का काम करेगा, और मेरे लिए एंजाइम जो है वो फ्री हो जाएगा ताकि मैं उसको सेकेंड टाइम यूज़ कर सकूँ। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज एंजाइम सेट फ्री। ओके, सो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ओवर हियर। ओके, समझ में आई बात? तो बिफोर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट ये सबसे पहला क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और यही आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, तो देखो एंजाइम है एक्टिव साइट से एंजाइम पे, जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं आपस में आके, और कुछ समय के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और ठीक इसके बाद ही मुझे प्रोडक्ट मिल जाता है और एंजाइम फ्री हो जाता है फॉर द न्यू रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा? लॉक एंड की मैकेनिज्म सीखा। ठीक है, क्या सीखा? लॉक एंड की मैकेनिज्म सीखा। अभी बढ़ते हैं मैकेनिज्म नंबर 2 के पास। Now we are entering into the second part of the mechanism of enzyme action. ठीक है, सेकेंड टाइप होता है इंड्यूस फिट मैकेनिज्म, जो कि दिया था कोशलैंड ने। ठीक है, इसको समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहला एक्टिव साइट्स को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक्टिव साइट्स को समझ लेना ज़रूरी है। वन एंजाइम विथ टू एक्टिव साइट्स। अभी ये मैंने ऐसे लिखा ज़रूर है, लेकिन ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अभी सही बता देता हूँ। ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है, वन एंजाइम विद टू एक्टिव साइट्स, ये आप लोगों के लिए। ठीक है, वो दो एक्टिव साइट्स में से जो सबसे पहले आता है उसको लिखते हैं कैटालिटिक साइट। ठीक है, और कैटालिटिक साइट का मतलब ये होता है कि इट विल ऑलवेज ब्रेक्स द ओल्ड बॉन्ड and
मेक द न्यू बॉन्ड। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया कैटालिटिक साइट, एक साइट के बारे में बताया मैंने, ठीक है। अभी दूसरे के बारे में बात करते हैं। दूसरा होता है बट्रेसिंग साइट। क्या होता है? बट्रेसिंग साइट होता है। बट्रेसिंग साइट का मतलब देखो, अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट विल ऑलवेज टेक्स प्लेस एट बट्रेसिंग साइट। ओके, सो अटैचमेंट of the substrate will always takes place and you can say buttressing side। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या चीज़ें समझ में आई? दो बात समझ में आई। एक है कैटालिटिक साइड जो हमेशा पुराने बॉन्ड को तोड़ के नए बॉन्ड बनाएगा, और बट्रेसिंग साइड जो होता है वो क्या करेगा? हमेशा सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अभी रिएक्शन को समझते हैं। ये है आपका एंजाइम, जैसे कि बोला था वन एंजाइम टू साइड्स। तो ये इसको लिख देते हैं कैटालिटिक साइड, इसको लिख देते हैं बट्रेसिंग साइड, और ये जो है ये आपके सबस्ट्रेट्स हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? आपको पता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, इसको समझते हैं, ठीक है। ये बट्रेसिंग साइड के पास आपके सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाएंगे, जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इसको लिखा था, बट्रेसिंग साइड को डिफाइन किया था, ठीक है। ये आपका सबस्ट्रेट यहाँ पे आके जुड़ गया, लेकिन इसको बोलेंगे हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी क्या हो जाता है? जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होता है, एंजाइम में स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने मिलते हैं। कैसे? ये देखो, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये सबस्ट्रेट जो है ये यहाँ पे ही बाइंड है, यहाँ पे ही बाइंड बना के रखें, और अब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि तुमको पता है कि कैटालिटिक साइट का फंक्शन क्या है? ब्रेक द ओल्ड बॉन्ड एंड मेक द न्यू बॉन्ड, है ना। तो ये सबस्ट्रेट बॉन्ड्स, सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मदद करेगा। ये कैटालिटिक साइट है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? एंजाइम अंडरगॉन सम स्ट्रक्चरल चेंजेस। ओके, enzyme undergone some structural changes in such a way that catalytic side is closer to the substrate side। समझ में आया? तभी जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद आपको क्या मिलेगा? इसके बाद क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये रहा सबस्ट्रेट, ठीक है। ये दोनों के बीच में बॉन्ड, सो दिस इज नाउ वी आर कॉलिंग एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। इतना ही नहीं, तो आपको अभी एंजाइम भी फ्री मिल जाएगा प्लस। सो ये आपका बट्रेसिंग साइड और ऊपर वाला कैटालिटिक साइड। ओके, दिस इज अ BS साइड। ये एंजाइम विल बी रीगेन इट्स स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस इज व्हाट एंजाइम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एंजाइम इज सेट फ्री। ओके, वो बंदा फ्री हो गया। तो क्या समझ में आया कि एक एंजाइम था, दो साइड थे, सबस्ट्रेट वहाँ पे बाइंड हो जाएंगे बट्रेसिंग साइड पे, फिर जैसे ही वो बाइंड हो जाएंगे कैटालिटिक साइड आपका एंजाइम का इस तरीके से बाइंड होगा कि सबस्ट्रेट के सामने आ जाएगा, जिसके वजह से पुराने बॉन्ड टूट के कुछ नए बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, और थोड़ी देर के लिए होगा वो प्रोसीजर। और यू कैन सी ओवर हियर न्यू प्रोडक्ट हैज़ बीन फाउंड, और एंजाइम फिर से रीगेन कर लेगा अपने स्ट्रक्चर को जब वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सेकेंड इंड्यूस फिट मैकेनिज्म का पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में सीख लिया है। फाइन। सो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द न्यू टॉपिक इन द एंजाइम्स, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन। तो ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं? तो जैसे कि आपके NCERT में पहला दिया है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लाइक 25 to
40 डिग्री अगर हम लोगों ने कंसिडर किया तो वो गुड माना जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर पे एक्चुअली एंजाइम जो है काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। लेकिन अगर मान लो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ेगा। ओके, इट विल गेट इंक्रीज, लेकिन इनिशियली इट विल गेट इंक्रीज, लेकिन मानो अगर टेम्परेचर बढ़ता ही रहा तो एंजाइम की एक्टिविटी गिर जाएगी। ओके, और इफ़ द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, लाइक अगर जितना एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए होता है, अगर उससे क्रॉस कर गया तो वो एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर्ड हो जाएंगे, फंक्शनलेस हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो एक्टिव साइट्स है काम करने की वो रप्चर हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें समझेंगे। इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ भी है आपके एनसीईआरटी में, अभी वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। इसके पहले पीएच का भी सेम सिनेरियो है, जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज का पीएच होता है 6.8, पेप्सिन का होता है 1.2 टू 1.8 एंड ट्रिप्सिन का होता है 8.6 टू 8.8। ये जो मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स और डिफरेंट डिफरेंट पीएच के बारे में बात किया है, इसे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जैसा डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम होता है उनका भी स्पेसिफिक अपना अपना पीएच होता है जहाँ पे वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये बात अगर आप लोगों ने समझ ली होगी तो बढ़ते हैं एनसीईआरटी के ग्राफ की तरफ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो आपके सामने मैंने एनसीईआरटी का ग्राफ रखा हुआ है। एक है फिगर जिसको नाम दिया है 9.7, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो ये वाला जो ग्राफ है अभी वो देखना बाकी है। ओके, लेकिन फिर भी आपके सामने दिखा देता हूँ। सी, एक है पीएच, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इसको भी समझेंगे अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक ग्राफ देख रहे हो, तो दिस इज व्हाट द एक्चुअली वांट टू एक्सप्लेन ओवर हियर। जस्ट गिव मी अ मिनट, कहाँ गया पेंसिल मेरा। ओके, लिविड से ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली समझ लेते हैं। सी, मान लो अगर ये जो यहाँ पे पीक पॉइंट दिया है, ये पीक पॉइंट ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ तक एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही थी। ओके, लेकिन जैसे जैसे पीएच वो पर्टिकुलर एंजाइम का बढ़ने लगता है तो वो एंजाइम एक्टिविटी रिड्यूस होने लगती है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। सो एंजाइम विल नॉट बी फंक्शन आफ्टर दैट पर्टिकुलर पीएच और आफ्टर दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, हाई टेम्परेचर पे वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम काम करना बंद कर देते हैं, या फिर वेरी लो टेम्परेचर विल ऑल्सो लाइक इट विल जस्ट बोलते हैं ना उसको फ्रीज कर देगा एंजाइम एक्टिविटी को। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके एक्टिव साइट्स बंद खराब हो जाएंगे, वो काम कर सकता है व्हेन इट कम्स इन द रूम टेम्परेचर कंडीशन बोल सकते हो। ठीक है, या फिर उनकी सूटेबल कंडीशन में आते हैं तो वो पॉसिबिलिटी है। जैसे कि हम लोग खाना पकाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, लेकिन कुछ खाना हमारा जो बच जाता है हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। ओके, तो फ्रिज में रखने से क्या होता है, उनके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके उनके एंजाइम्स या फिर हमारे खाने के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, वो काम नहीं करते तभी। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर मान लो खाने को फ्रिज में न रखते हुए ऐसे ही बाहर ओपन एरिया में रख देते हो तो फिर food enzymes and then bacterial enzymes will be start working, will be start functioning and the food can get spoiled also। ठीक है, तो सिमिलरली एक्टिविटी पीएच एंड टेम्परेचर की थी, आप लोगों ने समझ लिया। अगर मैं बात करूँ हमारे बॉडी एंजाइम्स के, तो ये जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेम्परेचर का जो सिनेरियो रखा है दिस इज़ अ नॉर्मल। ओके, लेकिन हमारे एंजाइम्स एट ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम नहीं करते। हमारे एंजाइम जो होते हैं बॉडी के, लाइक हमारे ऑप्टिमम टेम्परेचर से लिटिल बिट थोड़ा कम टेम्परेचर पे काम करते हैं, लाइक यू कैन से सब ऑप्टिमम कंडीशन पे। ओके, तो ये एक बात ज़रूर याद रखना कि आवर बॉडी एंजाइम्स वर्क एट सब ऑप्टिमम कंडीशन, एट सब ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशन, ये ज़रूर याद रखना। बढ़ते हैं आगे, दैट इज कॉल्ड एज अ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये समझने के लिए सबसे पहले आपको थियरी समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बोला गया है। ओके, क्या बोला गया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मतलब क्या, एंजाइम विथ मेनी एक्टिव साइट्स। मान लेते हैं कि ये एक एंजाइम है, इसके ऊपर 1 2 3 4 5, मैंने 5 एक्टिव साइट्स रखे हैं और ये सबस्ट्रेट है कि ये 5 एक्टिव साइट्स पे ही जाके बाइंड हो सकते हैं। तो मुझे प्रोडक्ट भी कितना मिलना चाहिए, 5 प्रोडक्ट ही मिलना चाहिए। समझ में आई बात, क्योंकि एंजाइम के पास एट ए टाइम 5 सबस्ट्रेट बाइंड करने की ही कैपेसिटी है, तो 5 के हिसाब से ही प्रोडक्ट भी मिलता है। मान लो मैंने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट, इफ आई इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, okay, then how much will be the product, will it increase, no, it will still remain the 5 only। रीजन क्या है, क्योंकि आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लो, एंजाइम के जितने एक्टिव साइट्स है वो उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट देगा। ओके, तो आपको जितने एक्टिव साइट्स मिलेंगे एंजाइम पे उतने ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आप कितना भी फिर सबस्ट्रेट बढ़ा लो।
ठीक है, ये काम नहीं करने वाला है। वो तब तक सबस्ट्रेट उस एंजाइम के साथ लिंक नहीं कर सकता तब तक वो एक्टिव साइट फ्री नहीं हो जाता। मतलब जो नया सबस्ट्रेट जो आप लोग ऐड कर रहे हो, ओके, अदर देन 5, मतलब मान लो 6th सबस्ट्रेट इफ यू ट्राइंग टू फिक्स इनटू द एंजाइम, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि देयर आर ओनली 5 एक्टिव साइट्स आर प्रेजेंट। ओके, सो दैट इज हाउ यू शुड रिमेंबर दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कितना भी इंक्रीज करो, प्रोडक्ट उतना ही बनना है जितना एंजाइम के पास एक्टिव साइट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अभी दूसरी बात क्या है, नोट, लोअर द माइकलिस कांस्टेंट हायर इज द एफिनिटी ऑफ एंजाइम एज वेल एज सबस्ट्रेट। अब ये माइकलिस वर्ड क्या है, माइकलिस कांस्टेंट, इसके लिए आप लोगों को ये ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वाले ग्राफ को लेके। ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हियर देयर इज अ y एक्सिस एंड देयर इज अ x एक्सिस। x एक्सिस पे लिखा है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन तो चलते रहा है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है, एंजाइम एक्टिविटी यहाँ पे चल रही है, फाइन। और फिर एक समय ऐसे आएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी हो जाएगी और फिर वो पूरा ग्राफ जो है वो स्टेशनरी रहेगा। तो डैट मीन्स व्हाट, एंजाइम हैज रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, मैक्सिमम ट्रांजिशन स्टेट तक चले जा चुका है, ये बात आप लोगों ने समझ लिया। तो ये जो है इसको अगर मैं यहाँ पे निकाल के ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी एट y एक्सिस, वो मेरा क्या रहेगा, वेलोसिटी मैक्सिमम, है ना। तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी तो मिला, उसको कहते हैं वी मैक्स, लेकिन हम लोगों को निकालना होता है माइकलिस कांस्टेंट। तो मैं कैसे निकालूंगा, हाफ वी मैक्स करना पड़ेगा। तो हाफ वी मैक्स जब निकालोगे, सो समवेयर ओवर हियर यू विल बी गेटिंग द हाफ वी मैक्स। ओके, लेकिन ये जो वैल्यू जो मुझे एक्स एक्सिस पे मिल रही है, जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पे, दैट विल बी कॉल्ड एज अ माइकलिस कांस्टेंट। ओके, वो क्या हो जाएगा, वो माइकलिस कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, अभी अगर आप लोगों ने इतना समझ लिया है तो मान लेते हैं इसको एंजाइम ए। ठीक है, इसको एंजाइम ए मान लेते हैं और मान लो यहाँ पे मैंने एंजाइम बी रखा हुआ है, दिस इज माई एंजाइम बी। ठीक है, तो इसके लिए तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वी मैक्स। अरे ये बात समझ में, इसका क्या हो जाएगा, ये वी मैक्स हो जाएगा। अगर मैं इसका वी मैक्स हाफ निकालने की कोशिश करूँ तो समवेयर हियर इट विल बी कमिंग। ठीक है, मतलब किधर इधर किधर मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो हाफ वी मैक्स मैंने लिखा है पेंसिल से, इसको समझने की कोशिश करो। पूछा जा सकता है कि ए एंजाइम एंड बी एंजाइम में से सबसे ज़्यादा बोल सकते हो फास्ट काम करने वाला एंजाइम कौन सा है। ओके, तो जिसकी वी मैक्स सबसे कम रहेगी वो वाला एंजाइम उतना ज़्यादा एक्टिव रहेगा प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे तो बी वाला जो है ग्राफ, वो मुझे सबसे कम मिल रहा है ना, उसका माइकलिस कांस्टेंट समझ में आ रही है। उसकी माइकलिस कांस्टेंट ये वाले की मान ले अगर 4 है, तो यहाँ पे मैं मान लूँ ये 3 है या फिर 3.5 है, तो भी ये जो एंजाइम है वो सबसे ज़्यादा काम करेगा, मतलब सबसे पहले काम करेगा। ठीक है, दैट मीन्स बी इज द एंजाइम विच विल बी वर्किंग वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू ए एंजाइम। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप लोगों को सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन ट्विस्ट किए जा सकते हैं। तो ये आप लोगों ने जो अभी सीखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जितना कम माइकलिस कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी उतना ज़्यादा एफिनिटी ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट विल बी वर्क टुगेदर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर से, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इनहिबिशंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेशंस एंड ऑल। ठीक है।